हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का गठन। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के गठन पुनर्गठन का आखिरी वीडियो है। और दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि मतलब कहीं ना कोई सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। आप इन सभी को फैक्ट को याद कर लेना दोस्तों। कि पहला किस प्रकार से है कि जो भोपाल स्टेट था भारतीय संघ में कब विलय होता है, तो 1 जून 1949 को जो भोपाल स्टेट है वह हमारे भारतीय संघ में विलय होता है। दोस्तों मैंने आपकी ये स्टोरी के बारे में आपको पहले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार जो यहाँ का नवाब थे वह एक मुसलमान हुआ करते थे। और दोस्तों जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे जब आज़ादी के बाद से, उन क्षेत्रों को तो मतलब वह क्षेत्र तो भारतीय संघ में तुरंत विलय कर जाते हैं, परंतु जो राजवाड़ा वाला जो क्षेत्र हुआ करते थे, जो रियासतें वगैरह हुआ करती थी, तो इन्होंने इनके सामने शर्त रखी गई थी कि या तो यह भारत में विलय करे या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र राज्य का मतलब अस्तित्व निर्माण कर सकते हैं। परंतु दोस्तों जो भोपाल स्टेट था तो यहाँ के एक नवाब हुआ करते थे, मुसलमान नवाब थे, उनका नाम था नवाब हमीदुल्ला। ठीक है, नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला। तो इन्होंने क्या करा था दोस्तों कि यह जो भोपाल स्टेट था इसको पाकिस्तान में मिलाना या विलय करना चाहते थे, परंतु यहाँ की अधिकांश जनता जो थी वह हिंदू थी। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने एक क्या करा कि शंकर दयाल शर्मा की नेतृत्व में आकर यहाँ पर एक प्रजामंडल का निर्माण किया गया। और दोस्तों यही प्रजामंडल के दबाव के कारण इन मुसलमान जो शासक थे इन्होंने क्या करा कि भोपाल स्टेट को भारतीय संघ में विलय किया। तो जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो भोपाल स्टेट था यह भारतीय संघ में विलय कब करता है, तो कब करता है 1 जून 1949 को। ठीक है, वही हम देखें कि भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे। मैंने अभी बताया आपको हमीदुल्ला, नवाब हमीदुल्ला थे, जिन्होंने क्या करा था कि भारतीय संघ में विलय नहीं कर रहे थे, किसका, भोपाल स्टेट का। यह क्या चाहते थे कि जो भोपाल स्टेट है यह पाकिस्तान में विलय हो, परंतु दोस्तों ऐसा होने नहीं दिया। ठीक है, जनता के दबाव में आकर इन्होंने क्या करा कि भोपाल स्टेट को भारतीय संघ में विलय कर दिया पूर्णतः। उसके बाद में दूसरा फैक्ट देखें हम कि 1956 में जो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र था जो कि महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने जब यह देखा था कि किस प्रकार सीपी बरार वाला क्षेत्र हुआ, और वही हमने पार्ट ए, पार्ट बी और सी के बारे में जब चर्चा की थी, तो हमने इस विदर्भ वाले क्षेत्र पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि दोस्तों जब हमारे राज्यों का गठन हो रहा था तो राज्यों का गठन किस आधार पर हो रहा था, भाषाई आधार पर। ठीक है, तो जो ये विदर्भ वाला जो क्षेत्र था तो यह उस समय कौन से सीपी बरार में, ठीक है, सीपी बरार वाला जो क्षेत्र था पार्ट ए इसमें शामिल था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 8 जो जिले थे, तो उन 8 जिलों में क्या हुआ था कि जैसे अमरावती, अकोला और वहीं यवतमाल और झांदा, वर्धा जो हुआ करते थे यहाँ के जिले, तो इनमें क्या मराठी भाषा के लोग रहते थे। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र, उस समय महाराष्ट्र को बम्बई राज्य मतलब बम्बई राज्य के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर भी मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था, तो जिन जिन क्षेत्रों में मराठी भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग रहते थे, तो उस समय कौन से क्षेत्र में मराठी भाषा वाले लोग थे ज़्यादा, बम्बई वाले। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र है, जिसको महाराष्ट्र बोलते हैं। तो ये विदर्भ के 8 जिलों को बम्बई राज्य में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा जो क्षेत्र था वह महाराष्ट्र में मिला दिया गया, उस समय बम्बई में। ठीक है, तो आप बताओगे विदर्भ वाले में। ठीक है, जो विदर्भ वाला जो क्षेत्र था उसे महाराष्ट्र में मिला दिया गया दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो विदर्भ वाला क्षेत्र था वह किसके अंतर्गत आता था, मतलब उस समय किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था, सीपी बरार वाले क्षेत्र। ठीक है, और सीपी बरार वाला जो क्षेत्र था वह किस पार्ट के राज्यों में शामिल था, पार्ट ए के अंतर्गत। ठीक है, वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वह कब हुआ,
मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन होता है वह कब होता है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। और यहाँ पर आधार भी पूछा जा सकता है कि किस आधार पर हुआ, तो किस आधार पर हुआ? भाषाई आधार पर, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो गठन होता है वह किस समिति की सिफारिश पर होता है दोस्तों? फजल अली आयोग, जो फजल अली आयोग इसे राज्य पुनर्गठन आयोग, या फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फजल अली आयोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जिस समय राज्यों का गठन हो रहा था दोस्तों, तो यह एक सदस्य की अध्यक्षता में हो रहा था। तो वह कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे और इनके साथ में ही 2 और सदस्य थे, एक हृदय नाथ कुंजरू और एक KM पनिक्कर, ठीक है। तो जो हृदयनाथ जो फजल अली थे, इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था दोस्तों। और राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था और इन्हीं के आधार पर मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष फजल अली थे और उनके साथ में ही 2 अन्य सदस्य भी हुए थे, जो मैंने आपको बता दिया। और वही मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर होता है? तो वो भाषाई आधार पर होता है, ठीक है। क्योंकि उस समय जो राज्यों का गठन हो रहा था वह भाषाई आधार पर हो रहा था। और वहीं हम देखें कि मध्य प्रदेश का जो दिवस है या मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो गठन है वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस कारण से मध्य प्रदेश का जो दिवस है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? हर प्रतिवर्ष 1 नवंबर को, ठीक है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तब कितने जिले थे दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो मध्य प्रदेश है यह इसका गठन हुआ था उस समय इसमें कितने जिले थे? तो आपको पता होने चाहिए कि कितने जिले थे। 43 जिले थे। और जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, मतलब जो अपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है या विभाजित हो जाता है, तो उस समय इसमें कितने जिले बसते हैं? 45 जिले, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। और एक और जिला प्रस्तावित है, कौन सा? मऊगंज, जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 53वां जिला कौन सा बन जाएगा? मऊगंज जिला, ठीक है। आप इसको भी याद कर लेना। और फिर वही देखिए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा होता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य भारत या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 के बाद से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया। और मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर, जो कि जो विदर्भ वाला जो क्षेत्र था इसके अंतर्गत आती थी। और दोस्तों जो यह नागपुर है उस समय इसके अंतर्गत ही जो हमारा हाई कोर्ट है वह भी इसके अंतर्गत ही आता था और यह प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी यह गठन से पूर्व 1956 को ही माना गया, ठीक है। और एक और यहाँ पर फैक्ट बता देती हूँ। 1956 के बाद से जब 1956 के पूर्व राजधानी नागपुर को माना जाता था और जब भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी दोस्तों, तब वह विदिशा की एक तहसील हुआ करती थी, न कि जिला, ठीक है। इसके बारे में हमने वीडियो में बहुत अधिक विस्तृत रूप से चर्चा की थी, आप वीडियो में देख लेना आगे वाले। और 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है? मध्य भारत, मैंने अभी यहाँ पर बताया था, ठीक है। 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो किस नाम से पुकारा जाता था? मध्य भारत, ठीक है। और 1956 के बाद से मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा और इसका नामकरण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में, कि बताइए अगर किसी राज्य का गठन होता है या फिर राज्य का विभाजन होता है, तो जैसे विभाजन होकर अलग जिला बनता है तो ऐसा रहता है, या फिर राज्य बनता है तो
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक रूप से किस क्षेत्र में हानि होती है? प्रशासनिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, और ऐसे मतलब ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो आपको बताना है कि किस आधार पर सबसे ज़्यादा हानि होती है। आर्थिक आधार पर। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, हम ये वीडियो को यहीं खत्म अंत करते हैं, और इसके बाद वाला वीडियो आएगा जिसमें हम मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जिलों का आंतरिक पुनर्गठन हो रहा था, उसी प्रकार संभागों का भी गठन किया जा रहा था। इसके बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, संभागों के बारे में, और यह भी देखेंगे कि संभाग क्यों बनाए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, और अभी मतलब जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय कितने संभाग थे दोस्तों, और अभी वर्तमान में कितने संभाग है, और इनकी जो आंतरिक पुनर्गठन है दोस्तों जिले और संभागों की, तो वो अभी भी निरंतर जारी है। ठीक है, हम इसके बाद वाले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।